सी न्यूज़ पाकिस्तान के कराची स्टूडियो में मुजाहिद बरेलवी, एहतशाम मुल्क इस्लामाबाद स्टूडियो में दूसरा पहलू में आपके सामने हाजिर हैं और हमारे मेहमान हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा। और जैसे मैंने कहा क्या पाकिस्तान की सियासत में शाह साहब ने ख़ास तौर पर 2 दहाई में बड़ी सरगर्मी से, बड़ी करेजसली, और इस वक्त वो जिस मरहले से गुजर रहे हैं, आपको इल्म है कि एक बहुत बड़ी पार्टी से निकल कर इस तरह खड़े होना, सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मैं एहतशाम आपसे कहूँगा, जो मैंने ब्रेक से पहले सवाल किया था उसको आप ही दोहरा दें, शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश कर सकें, ज़्यादा अच्छे अल्फाज में। आपने सवाल कर दिया था, मेरा ख्याल है शाह साहब अब आपका फ्यूचर का लाइम अगर पूछा जाए तो क्या है? अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद आपके लिए आसान हो जाएगा या नवाशी साहब के लिए आसान हो जाएगा कि वो आपको ले लें, और जिस अंदाज से जावेद आशिफ साहब की बातें सामने आ रही हैं, उनसे भी इख्तलाफात उनके अगरचे हैं, तो क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी में तो हमने ये आमतौर पर ये देखा कि जो छोड़ के गया है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कि कोई बड़ा लीडर बन जाना। अभी आप किस तरह देख रहे हैं? आपने दौरे भी किए, आप हर जगहों पे जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? कि अलहदा पार्टी बनाएंगे, नवाशी साहब के साथ जाना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल मैंने दौरा किया और मेरे सिंध के दौरे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहे। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को उन दौरों की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। क्यों? उसकी बुनियादी वजह ये है, इसलिए खुश होना चाहिए कि सिंध के अवाम ने एक पंजाबी को पजीराई दी और इससे वफाक की मजबूती का एक जो है अमली मुजाहरा देखा गया। हमेशा जो एक होता था कि जी हम सिंध कार्ड या सिंध को इस्तेमाल करें, नहीं, सिंधियों ने साबित किया है कि वो सियासी सोच रखने वाले हैं, वो सियासी बसीरत रखने वाले हैं, वो सियासी आँख रखने वाले हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने एक पंजाबी को जो सिंध से उसका दरीना ताल्लुक़ है, उसके आबा अजदाद का ताल्लुक़ है, सदियों पुराना ताल्लुक़ है, सिंध के गाँव तालका से उसका ताल्लुक़ है, उसे उनने खुशामदेद कहा। तो ये एक अच्छा उसका अमली मुजाहरा था। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब का एक अपना सियासी कद है, उनका वक़ार है, उनकी अहमियत है, वो 2 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनके सियासी कद का एतराफ़ किया। न सिर्फ एतराफ़ किया, लंदन में बैठकर उनके साथ मिसाक़ जमहूरियत साइन किया, उनको ARD में दावत दी, पीपल्स पार्टी ने उनको दावत दी और ARD में शामिल किया और फिर मिलकर उन्होंने जद्दोजहद की उन लोगों के ख़िलाफ़ जो आज हुकूमत का हिस्सा बने बैठे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने ताउन किया, नवाज शरीफ साहब ने, सच्ची बात है, हुकूमत के इसरार पर वफाकी हुकूमत में शमूलियत भी अख्तियार की। ये भी ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहूँगा कि देखें, आप फैक्ट्स को ट्विस्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आप उनकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ये तो बात ही है कि नहीं, मुझे आज कर दूं, मैं आपको कर दूं। देखिए, मैं आज करूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे कोई ना उजलत है, ना मुझे कोई घबराहट है, और ना मैं कोई सियासी पनाहगाह तलाश कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, मैं जो करूँगा अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक करूँगा। और मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने फ़ैसला किया है कि अपनी ज़ात से और अपने लालच से बालातर होकर सोचना है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज हमारा सियासी जो महवर है ना, वो कुर्सी बचाने के चक्कर में है। हमें कुर्सी को लात मारनी होगी, हमें कौम और कौम की उमंगों को अपनाना होगा। आज पाकिस्तान को उस सियासी सोच की ज़रूरत है। और फिर जब देखिए दोबारा नवाज शरीफ साहब के साथ जो इंगेज किया, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के कहने पे किया, उनके हुक्म पर किया गया और उनके साथ मशावरत थी और उनके साथ की गई। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस में मेरा मुकाबला नून लीग के कैंडिडेट के साथ हुआ। जावेद हाशमी मेरे मद्दे मुकाबिल थे, मैंने कोई उनसे रियायत तो नहीं ली। वो 4 हलकों में लड़ रहे थे, मैंने ये तो नहीं कहा कि क्योंकि वो 4 हलकों में लड़ रहे हैं तो मुझ पर रियायत कर दी जाए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। वो उनका हक है, वो आइंदा भी लड़ना चाहें। अगर जावेद हाशमी आइंदा भी मेरे हल्के से लड़ना चाहें, इज वेलकम टू डू सो। शाह साहब, ये जो आपका रवैया टफ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ पार्टी वाले जो उन्होंने मुतालबात शुरू कर दिए हैं कि जी शाह साहब को चाहिए कि अगर वो इतने मुखालिफ हैं हमारे पार्टी के, इतने ही उनको वो बुरा लग रहा है तो वो रिजाइन करें। और ख़ास तौर पर रोज़ बयान आता है वाटर एंड पावर के, देखिए जो भी सारे, हाँ,
मेरे भाई हैं, मेरे साथ उनने काम किया है, मेरे नायब सदर थे जब मैं पंजाब का सदर था, मुझे उनका बहुत एहतराम है। उन्हें कहिए घबराइए मत, मैं मायूस नहीं करूंगा, मैं वक्त आने पर फैसला करूंगा, मुझे कोई उजलत नहीं है। पॉलिटिक्स में सही वक्त पर सही फैसला होता है। अगर मैंने महसूस किया तो मैं हिचकिचाहट मैंने कभी महसूस नहीं की। जब मैंने महसूस किया कि अब मैं इस वजारत में नहीं रह सकता, आज पाकिस्तान के मफादात का अगर मैंने दिफा करना है तो मुझे बाहर निकलकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना होगा, और मैं वजारत से बाहर आकर आज पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा हूं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि वजारत खारजा लीडरलेस है, आज आप देख रहे हैं उनका कोई टीम लीडर नहीं है, आज उस टीम का कैप्टन ही कोई नहीं है, आज आपका केस डिफॉल्ट में जा रहा है। और शाह महमूद आज भी पाकिस्तान का दुनिया के साथ एंगेज कर रहा है। लिज डूसेट्स को मैंने अपना अभी इंटरव्यू दिया है BBC वर्ल्ड सर्विस को, और मैंने पाकिस्तान की वकालत की है, अपनी जात की नहीं की। शाह साहब, एक और साबिक वज़ीर खारजा सरदार आसिफ अली साहब ने हमें हमारे साथ लाइन पर हैं। सरदार साहब, आपने सुना है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहते हैं मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी का लीडर नहीं है, और आपने सुन ही लिया होगा, क्या कहेंगे वैसे? माशाल्लाह जी। वैसे तो जी लीडर तो नहीं ट्विस्ट ना कीजिए, नहीं बरेलवी साहब, नहीं सवाल सही कीजिए। मैंने कहा है कि इस वक्त 4 माह हो गए हैं आपके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, और ये इस वक्त बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। दुनिया की पाकिस्तान पर निगाहें लगी हुई हैं, और पाकिस्तान को एक इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है। मैं तो यहां तक कहूंगा, और नहीं तो मेरे भाई सरदार आसिफ अहमद अली तशरीफ फरमा हैं, तजर्बाकार हैं, पीपल्स पार्टी, इन्हीं को बना दे सरदार साहब। मैं तो शाह महमूद मेरे छोटे भाई हैं, और इनके मुंह में गुड़ शक्कर और आपका नाम तो चल ही रहा है जी, मैं तजवीज़ तो दे सकता हूँ ना। जी सरदार साहब, जी सरदार साहब। बात मैं बनूं या कोई और बने, मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि मखदूम साहब रेमंड डेविड इसके इशू को इतना ना जज्बाती होते। उछाले हैं कि लफ्ज़ मैं दे देता हूं ना जी, आप कहें ना सरदार साहब, खुल के कहें ना। क्यों ना उछाले? देखिए सवाल ये, क्यों ना उछाले? जब पाकिस्तान की इस तरह बेहुरमती की जाए, और इंटरनेशनल वायलेशन, हमें क्या कहा? हमें कहा गया कि आप वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुझे कहा गया कि इलीगल कस्टडी में रखा हुआ है। लेकिन हालात क्या हुआ? तो भेजा तो आपने दियत पर उनको, तो मेरा मौक़िफ़ साबित हुआ। मैं कैसे ना बात करूं? पाकिस्तान के केस को कमजोर किया गया और घुटने टेके गए, और आज पाकिस्तानी कौम उसके बारे में पूछना चाहती है किसने घुटने टेके। सरदार साहब, जॉइंट सेशन में पाकिस्तान का केस कमजोर किया गया। सरदार साहब जी देखें, बात तो ये है ना कि बिल आखिर तो अदालत ने फैसला किया ना, तो अगर थोड़ी बहुत सब्र से मखदूम साहब मेरे छोटे भाई हैं, सब्र से काम ले लेते तो इतना बड़ा वाकया उसके बाद हुआ है, इसमें हमें उनकी जरूरत थी। चलो अब वो नहीं है, तो मैं उनकी बात पे इत्तेफाक करता हूँ। मैं ना हूँ या कोई भी हो, इस वक्त वजीर खारजा की अशद जरूरत है, क्योंकि आपका केस बाय डिफॉल्ट जो है फिर वो खराब। क्यों नहीं बनाया जा रहा है सरदार साहब? क्यों इतनी हुकूमत जो है इस हवाले से मैं इस तरह का मुजाहरा कर रही है? बिल्कुल, मैं तो बनाने वालों में से नहीं हूँ, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन सरदार साहब, आप ये समझते हैं कि कसूर से ताल्लुक है? आपके ख्याल में फिर भी अगर एबटाबाद ऑपरेशन होता तो शाह महमूद कुरैशी से ज्यादा रद्द-ए-अमल का इज़हार करते रेमंड डेविस पे? फिर आप क्या करते? फॉरेन मिनिस्टर तो होते ना हमारे वहाँ, हमारी नुमाइंदगी कर रहे होते, जवाब फिर आप और ज्यादा पता नहीं क्या करते। अभी तो आपने उनको वजीर खारजा नहीं बनाया, अंदर पता नहीं अंदर जेल में नहीं डाल देते आपकी हुकूमत? देखिए आजकल क्या हालात हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी का काम नहीं कि वो पॉलिटिक्स करे या पॉलिटिकल जवाब दे। ठीक, उन्हें तो एक जो टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाने हैं उसको पढ़ के सुना देना है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ही होता है जो आर्गुमेंट्स बिल्डअप करता है, जो आर्गुमेंट्स को काउंटर करता है, और जो मुल्क के ऊपर जो हमले हो रहे होते हैं उनको डिफ्लेक्ट करता है। तो वजीर खारजा को होना तो लाजमी होता है। आपका नाम पेश कर दिया ना शाह साहब, इसकी क्या वजह है? प्राइम मिनिस्टर के इसमें आप समझते हैं कि जोर नहीं चल रहा, बात नहीं मानी जा रही कि ये एक फैसला सिर्फ जरदारी साहब को होगा, और इसी बहस में हम देख रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। फॉरेन मिनिस्टर इस क्रिटिकल स्टेज पे नहीं है हमारे पास। नहीं, नुकसान तो यकीनन है, और मैं तो हुकूमत को ये सिफारिश करूंगा कि इसमें देर ना कीजिए, जल्द से जल्द जिसको भी लगाना चाहें आप, जिसको लगाएंगे हम उसकी तारीफ करेंगे, पर किसी को वहाँ उस फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए इस वक्त। शाह साहब को क्यों नहीं मनाते आप सरदार साहब? आपके इतने देदीना रहे हैं माशाल्लाह, इन्होंने बड़ा काम किया है, आप लोगों ने क्यों इनको? अगर मुझसे पूछ लेते तो मैंने कुछ और मशवरा देता। नहीं, अभी दे देना आप, चलो अच्छा है। अब तो वो
वो बात जरा होगी ना, देर होगी ना बहुत। नहीं, आप समझते हैं ना कि शाह साहब जैसे लोगों को खोना नहीं चाहिए? नहीं, देखिए बात ये है कि मैं एक दो बातें आपसे आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप 2 मिनट मुझे। जी जी बिल्कुल जी। देखिए इस वक्त बात ये है कि अगर हमने अपनी खारजा पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी ठंडे दिल के साथ, बगैर जज्बात के, बगैर नहरों के हमने ना बनाई तो हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, क्योंकि हम इस वक्त नट क्रैकर में आ चुके हैं। एक वेस्टर्न महाज हमारा अब ओपन है इस वक्त, और खुदा ना खास्ता ईस्टर्न महाज पे भी ये हरकतें शुरू हो गई और बलूचिस्तान में किसी ने छेड़ाछेड़ी कर दी, तो फिर तो पाकिस्तान एक बिल्कुल नट क्रैकर में है। तो इसलिए ये वक्त है कि हम अपनी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करें, जो एसेंशियल। साहब आप इतने अहम रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, इन बातों का इदराक क्यों नहीं पार्टी के अंदर लोगों को? एहतिशाम जरा ये शाह साहब से भी इस बारे में पूछ लेना। सरदार साहब बात पूरी कर लें। जी जी सरदार साहब। कह रहा था कि बगैर जज्बात के ठंडे दिल के साथ सही अपने हालात का जायजा लेना, बजाय ये कहना कि जी डट जाए, मौला जट बन जाए और सद्दाम हुसैन बन जाए। नहीं सरदार साहब, मौला जट तो कोई नहीं बना रहा, लेकिन लोग कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट हमारा केस इस तरह जा रहा है, इससे भी तो जो नुकसान है आप खुद भी मान रहे हैं। तो ये पार्टी के अंदर क्यों नहीं ये फैसले होते हैं इस तरह के बड़े बड़े इशूज के ऊपर चीजें वक्त पे तय की जाए? उस बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ मुजाहिद भाई, मैं एक बात बड़ी संजीदा करना चाह रहा हूँ कि ये वक्त है कि अपनी आप मुख्तलिफ फॉल बैक पोजिशन बनाएं, अपने आप को डिफेंड करें, और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। और जब ऐसे मौके आते हैं जो नॉन एसेंशियल चीजें होती हैं, कुछ उनको आइडेंटिफाई करके उनको गिव अप किया जाता है ताकि आपके एसेंशियल कोर इंटरेस्ट जो हैं वो महफूज रह सके। अब ये देखना ये है कि क्या जलालुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान की कोई कोर इंटरेस्ट उसमें है, कोई कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, या मुल्ला उमर पाकिस्तान के लिए वो इतना अहम है कि हम पाकिस्तान की सालमियत दांव पे लगा दें इस किस्म के लोगों की को बचाने। चले मेरा ख्याल आपने 2-3 इम्पोर्टेंट बात की है। शाह साहब से जवाब ले। शाह साहब ये जो कह रहे हैं फॉल बैक पोजीशन, आप समझते हैं कि हम किसी वक्त हो जाएंगे, और खास तौर पे ये फेंस मेंडिंग विजिट के बाद कैरी साहब के, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी डिवाइडेड है ओपिनियन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में कि पाकिस्तान के साथ क्या रवैया रखा जाए? देखिए सरदार साहब ने जो 2-3 बातें की हैं मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। सरदार साहब ने पहली बात की है कि हम इस वक्त एक नट क्रैकर में हैं, और वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम एक बहुत संजीदा सिचुएशन में हैं और हमें उसका रियलाइजेशन होनी चाहिए। नंबर 2, आपने फरमाया कि हमें मौला जट नहीं बनना, और वो सही कहा। देखिए जज्बात की बात नहीं है, हमने जज्बात से हटकर मुल्क के मफाद का दिफा करना है। एक उसके साथ आपने तीसरी बात जो की कि वक्त आ गया है कि हम सारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करें, और जब उसको रिव्यू करेंगे तो उस पर फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ है जिसको देखना चाहिए। और देखिए फॉरेन पॉलिसी करामत तभी रहती है जब उसे अवामी तायद हासिल हो। आप एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी मुरतब कर दें जिसके साथ अवामी तायद ना हो तो वज़ीर ख़ारजा कुछ नहीं कर सकता। सरदार साहब ये भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी एक सरकारी मुलाजिम है, चाहे हमारा कितना ही कोई काबिल सफ़ीर क्यों ना हो, किसी अहम दारुल खिलाफे में उसकी वो हैसियत नहीं गिनी जानती, उसका वो मकाम नहीं होता कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ इंगेज करे। उसको तो वक्त ही नहीं मिलता, उसको तो अपना डिप्टी सेक्रेटरी भी नहीं मिलेगा, वो तो जो आपका जो पाकिस्तान डेस्क का जो इंचार्ज है वो मिलके फारिग कर देगा। तो इसलिए बिल्कुल सरदार साहब सही फरमा रहे हैं कि इन हालात में हमें रिव्यू भी करना चाहिए, हमें अपनी फॉल बैक पोजीशंस को भी देखना चाहिए, हमें कौम की तवक्कुआत को भी देखना चाहिए, हमें जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट पे चैलेंजेस हैं उनको भी सामने रखना है, हमारे जो ईस्टर्न फ्रंट पे जो हो सकते हैं चैलेंजेस और हमारे जो डायलॉग की रिजम्पशन हुई है उसको भी सामने रखना है, और हमारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट्स हैं, हमारे जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी सामने रखना है। इन सब एंगल्स को सामने रख के हमें रिव्यू करना है, और हमारी पार्लियामेंट ने भी ये हुक्म दिया है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। मैं तो ये समझा था कि सरदार आसिफ साहब ये कह रहे थे कि जो रेमंड डेविस के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब आप कुछ मौला जट की तरह नजर आए, तो शायद मैं समझा उस तरफ नहीं, लेकिन उन्होंने खैर इस तरह नहीं कहा।
उनका मेरा ख्याल वो मेरी नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो इस तरह की बात नहीं सरदार साहब बहुत नफीस आदमी है, नफीस आदमी है सरदार साहब, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। नहीं सरदार साहब मैं कभी कह सकता हूँ नहीं, मैं ऐसी जरा मुझे ख्याल हुआ, कुछ लोग कहते हैं ना कि शाह साहब ने जो रेमंड डेविस के बाद वही किया जो मौला जट इशू लेता और मुल्क की खारजा पॉलिसी मौला जटों से तो नहीं चलाई जाती। मैं सरदार साहब आप वक्फा ले लें, वापस आए तो मेरा ख्याल है दोनों फॉरेन मिनिस्टर जो है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है, एक सवाल पूछ लें। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी फॉरेन मिनिस्टर जो है ना उसकी अहमियत कोई नहीं है, असल पॉलिसी क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हमारा GHQ चलाता है, इसलिए फॉरेन मिनिस्टर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल ब्रेक के बाद दोनों से पूछ लिया जाए। अभी क्यों ना पूछ ले जल्दी से, क्विक से जरा सरदार साहब, ऐसी बात है जी शाम ने जो कहा है। जी सरदार आसिफ साहब जी देखिए, बात ये है जी सरदार साहब, खारजा पॉलिसी में उसमें बिल्ट इन होती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, आपकी इकोनॉमी, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब चीजें उसमें मिली होती हैं। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ वजीर खारजा ही फॉरेन पॉलिसी बनाता है, ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। ठीक है, दुनिया में इसी तरह होता है कि जो जो इदारों के जो जो हेड्स होते हैं उन सब की इनपुट्स के साथ एक कंसेंसस बनता है फॉरेन पॉलिसी पे, और जब ये कंसेंसस अगर नेशनल कंसेंसस टूट जाए तो फिर उससे खराबियां आती हैं। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि अब मैं वजीर खारजा पहले रहा 3 साल, और हमने वो कंसेंसस जो स्ट्रेटेजिक कंसेंसस सिस्टम के अंदर होता है वो पैदा किया हमने। सरदार साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, ये सवाल यकीनन मैं ब्रेक के बाद जो एहतशाम ने किया वो शाह साहब आपसे बाद में पूछ लूंगा। चलते हैं ब्रेक की तरफ, क्योंकि वैसे कहा जा रहा है कि आपके पास वक्त नहीं है।